हेलो नमस्कार। स्ट्रॉन्ग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की इस मास्टर क्लास में हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। ये टॉपिक चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी का दिल माना जाता है। हम बात कर रहे हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं की, जिसे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी कहते हैं। सीटीईटी और रीट लेवल की परीक्षाओं के लिए ये एक बेहद महत्वपूर्ण क्लास है, तो सभी भावी शिक्षक इसे ध्यान से सुनेंगे। देखिए, संसार का कोई भी बच्चा एक समान नहीं है और यही नियम बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य आधार है। ये प्रकृति का एक यूनिवर्सल या सार्वभौमिक नियम है। जी सर। पीडीएफ पढ़ते वक्त मेरा इसी पॉइंट पर एक डाउट था। अगर ये प्रकृति का सार्वभौमिक नियम है तो क्या इसका मतलब ये है कि कक्षा में बैठा हर एक बच्चा अपने आप में बिल्कुल अलग तरीके से सीखता है? बिल्कुल सोनम, तुमने एकदम सही पकड़ा। कोई भी दो बच्चे, यहाँ तक कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं ना, वो भी मानसिक या भावनात्मक रूप से 100% समान नहीं हो सकते। उनका डीएनए एक हो सकता है, लेकिन दुनिया को देखने का उनका नजरिया अलग होगा। और उनके बीच का यही जो अंतर है, वही व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। अच्छा, तो सर परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या हमें इसकी कुछ विशेष परिभाषाएं भी याद करनी होंगी जो पीडीएफ में दी गई हैं? हाँ, बिल्कुल करनी होंगी। नोट्स के पहले सेक्शन में ही परीक्षा के दृष्टिकोण से दो बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं दी गई हैं। पहली परिभाषा है बीएफ स्किनर की। स्किनर ने कहा है कि मापन योग्य व्यक्तित्व का हर पहलू व्यक्तिगत भिन्नता है। मतलब व्यक्ति का ऐसा कोई भी गुण जिसे हम माप सके, वो इसके दायरे में आएगा। मापन योग्य मतलब जिसे मेजर किया जा सके, जैसे हम किसी की हाइट नापते हैं या वजन नापते हैं। इसके साथ ही हमें व्यक्तिगत भिन्नता की प्रकृति को भी समझना होगा। इसकी प्रकृति जन्मजात यानी हेरिडिटी और अर्जित यानी एनवायरनमेंट दोनों होती है। और सबसे खास बात, ये स्थायी भी है और समय के साथ परिवर्तनशील भी। एक सेकंड सर, मुझे एक बात समझ नहीं आई यहाँ पर। ये स्थायी यानी परमानेंट और परिवर्तनशील यानी चेंजेबल, ये दोनों एक ही साथ कैसे हो सकती हैं? ये तो उल्टा लग रहा है। बहुत अच्छा सवाल है सोनम। पहली बार में विरोधाभास लगता है, लेकिन देखो, जो गुण हमें जन्मजात मिलते हैं, जैसे हमारी आंखों का रंग या हमारे मूल बुद्धि का स्तर, वे स्थायी होते हैं। उन्हें आप बदल नहीं सकते। लेकिन दूसरी तरफ जो हम बाहरी वातावरण से सीखते हैं, जैसे हमारी आदतें, हमारा ज्ञान या कोई नई भाषा, वे तो समय के साथ बदल सकते हैं ना। इसलिए ये स्थायी और परिवर्तनशील दोनों है। ओ, अब समझ में आया। मतलब जो डीएनए से मिला वो परमानेंट है और जो बाहर से सीखा वो बदल सकता है। बिल्कुल। अब अगर हम पीडीएफ के अगले हिस्से पर चलें, तो वहां शारीरिक और मानसिक भिन्नताओं को विस्तार से समझाया गया है। शारीरिक भिन्नता तो बहुत स्पष्ट है, जैसे किसी बच्चे की ऊंचाई, उसका वजन या शारीरिक बनावट में अंतर। इसके अलावा बच्चों के स्वास्थ्य और उनके गत्यात्मक कौशल में भी भारी भिन्नता पाई जाती है। सर, यहाँ गत्यात्मक कौशल का मतलब क्या है? अंग्रेजी में इसे शायद मोटर स्किल्स कहते हैं ना? क्या इसका संबंध सिर्फ खेलकूद या लिखने की स्पीड से है? हाँ सोनम, गत्यात्मक कौशल का सीधा अर्थ हमारी शारीरिक गतिविधियों पर हमारे दिमाग के नियंत्रण से है। जैसे कोई बच्चा बहुत जल्दी शरीर का संतुलन बनाकर दौड़ना सीख लेता है, तो कोई दूसरा बच्चा बहुत सुंदर और तेजी से लिखता है क्योंकि उसकी उंगलियों पर उसका नियंत्रण बहुत अच्छा है। ये सब भी शारीरिक भिन्नता की ही अलग-अलग रूप है। अच्छा, तो ये शारीरिक हो गया। और मानसिक भिन्नता में क्या क्या आता है सर? क्या इसमें सिर्फ बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल देखा जाता है? सिर्फ इंटेलिजेंस या आईक्यू ही नहीं, मानसिक भिन्नता बहुत व्यापक है। इसमें बुद्धि के साथ साथ बच्चे की स्मृति यानी याददाश्त और तर्क शक्ति में भारी अंतर शामिल होता है। कक्षा में हर बच्चे की सीखने की गति और किसी समस्या को हल करने की क्षमता बिल्कुल अलग होती है। कोई बच्चा चीजों को देखकर जल्दी याद करता है, तो कोई सुनकर। जी सर, ये तो मैंने भी नोटिस किया है। पीडीएफ में इसके बाद भावनात्मक और सामाजिक भिन्नताओं का जिक्र है। ये मानसिक भिन्नता से अलग कैसे हैं? देखो, भावनात्मक या इमोशनल डिफरेंस का संबंध हमारे जज्बातों से है। हर इंसान में क्रोध, खुशी और डर की भावनाएं होती हैं, लेकिन उनकी तीव्रता में अंतर होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है संवेगात्मक स्थिरता यानी इमोशनल स्टेबिलिटी। दबाव से समय कौन सा बच्चा शांत रहता है और कौन सा घबरा जाता है, ये सबका अलग होता है। और सामाजिक भिन्नता का क्या अर्थ हुआ फिर? सामाजिक भिन्नता का मतलब है समाज में घुलने मिलने और मित्रता करने का बच्चे का अपना तरीका। इसे मनोविज्ञान में मुख्य रूप से
अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट या बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट व्यवहार के रूप में देखा जाता है। कोई बच्चा बहुत जल्दी दोस्त बना लेता है तो कोई अकेला रहना पसंद करता है। सर, एक बात पूछनी थी। अक्सर क्लास में जो बच्चे शांत रहते हैं उन्हें कमजोर मान लिया जाता है। क्या अंतर्मुखी या इंट्रोवर्ट होना किसी बच्चे की कमजोरी मानी जाती है? नहीं सोनम, ये कोई कमजोरी बिल्कुल नहीं है। समाज ने भले की ऐसी धारणा बना ली हो, लेकिन मनोविज्ञान इसे सिर्फ एक सामाजिक भिन्नता मानता है। एक अंतर्मुखी बच्चा शांत जरूर रह सकता है, लेकिन वो बहुत अच्छा विचारक या थिंकर हो सकता है। उसकी चीजों को गहराई से समझने की क्षमता अक्सर बहुत तेज होती है। ये जानकर बहुत अच्छा लगा सर। इसके आगे सेक्शन 4 में 3 शब्द दिए गए हैं, रुचि, अभिरुचि और व्यक्तित्व। सर, परीक्षा में ना मुझे रुचि और अभिरुचि के बीच बहुत कंफ्यूजन होता है। क्या इन दोनों में कोई मुख्य अंतर है जो मैं याद रख सकूं? ये बहुत ही आम डाउट है। ध्यान से सुनो सोनम। रुचि यानी इंटरेस्ट का सीधा सा मतलब है कि आपको क्या पसंद है, जैसे आपको क्रिकेट देखना पसंद हो सकता हो या संगीत सुनना पसंद हो सकता हो। ये सिर्फ आपकी पसंद है। अच्छा, और अभिरुचि? अभिरुचि यानी एप्टीट्यूड आपकी वो जन्मजात क्षमता है जिससे आप किसी काम को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपको संगीत सुनना पसंद है, वो रुचि हुई। लेकिन अगर आपके गले में वो प्राकृतिक मिठास है जिससे आप खुद बहुत सुरीला गा सकती हैं, तो वो आपकी अभिरुचि है। और इन दोनों के साथ जब हमारे जीवन मूल्य जुड़ जाते हैं तो हमारा पूरा स्वभाव बनता है, जिसे हम व्यक्तित्व या पर्सनालिटी कहते हैं। हर इंसान का व्यक्तित्व अद्वितीय या यूनिक होता है। वाकई सर, उदाहरण से एकदम क्लियर हो गया। अब कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। सर, अब पीडीएफ के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, मुख्य कारक यानी वंशानुक्रम और वातावरण। यहाँ एक सूत्र लिखा है, विकास बराबर वंशानुक्रम गुणा वातावरण। हाँ, ये मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो वुडवर्थ ने दिया था। इसे भूलना मत। वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी का अर्थ है माता पिता से प्राप्त जन्मजात गुण, जैसे आपका रंग या आपकी मूल बुद्धि। और वातावरण यानी एनवायरनमेंट का अर्थ है घर, स्कूल और समाज का आपके व्यवहार पर प्रभाव। इन दोनों का ही मानव विकास पर अंतःक्रियात्मक यानी इंटरैक्टिव प्रभाव पड़ता है। सर, इस सूत्र को देखकर मेरे मन में एक डाउट आ रहा था। इस सूत्र में वंशानुक्रम और वातावरण के बीच गुणा यानी मल्टीप्लाई का चिन्ह क्यों है? यहाँ पर प्लस का निशान क्यों नहीं हो सकता? ये बहुत ही गहरा प्रश्न है सोनम, और कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। इसका कारण ये है कि विकास इन दोनों कारकों का सिर्फ जोड़ नहीं है। यदि गुणा के इस फॉर्मूले में एक भी कारक शून्य हो जाए तो अंतिम परिणाम यानी विकास पूरी तरह रुक जाएगा। मतलब अगर एनवायरनमेंट शून्य हो तो हेरिडिटी का कोई फायदा नहीं? बिल्कुल सही। मान लो एक बच्चे में जन्मजात रूप से एक महान वैज्ञानिक बनने की क्षमता है, लेकिन उसे स्कूल ही ना भेजा जाए और किताबों से दूर रखा जाए तो वो क्षमता कभी बाहर ही नहीं आएगी। एक अच्छा और प्रेरक वातावरण जन्मजात गुणों को कई गुना या मल्टीप्लाई करके बढ़ा देता है। इसीलिए यहाँ प्लस नहीं, गुना का निशान है। ओह, अब पूरी तरह समझ आ गया। सर, मुख्य कारकों के अलावा सेक्शन 6 में कुछ अन्य प्रभाव भी दिए गए हैं, जैसे पोषण, आयु, मीडिया और लिंग। पोषण और आयु तो समझ में आते हैं कि सही खाने से अच्छा विकास होगा और उम्र के साथ समझ बढ़ेगी। बिल्कुल। और लिंग या जेंडर के आधार पर भी शारीरिक और सामाजिक विकास में कई लैंगिक अंतर देखने को मिलते हैं। लेकिन इन सब में आज के समय का सबसे बड़ा कारक मीडिया बन चुका है। मोबाइल और इंटरनेट का बच्चों के मानसिक विकास पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। सर, क्या आज के समय में मीडिया को सच में मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला इतना एक बड़ा कारक माना गया है कि उसे सिलेबस में डाल दिया? बिल्कुल माना गया है सोनम। आज के परिदृश्य में मोबाइल और इंटरनेट बच्चों की सोचने समझने की क्षमता और व्यवहार में बहुत बड़ी भिन्नता पैदा कर रहे हैं। ज्यादा स्क्रीन टाइम से बच्चों का ध्यान केंद्रित करने का समय यानी अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। वे कक्षा में फोकस नहीं कर पाते। इसीलिए अब इसे पाठ्यक्रम में एक प्रमुख कारक के रूप में शामिल किया गया है। ये तो आज की बहुत बड़ी सच्चाई है सर। पीडीएफ के 7वें सेक्शन में बुद्धि और भिन्नता के मापन की बात की गई है। यहाँ आईक्यू मापने का एक तरीका दिया है। हाँ, बुद्धि का मापन शिक्षा मनोविज्ञान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इसमें आईक्यू 100 को औसत बुद्धि माना जाता है, जिसे हम नॉर्मल कर्व पर दिखाते हैं। और इसका एक सूत्र भी दिया गया है जिसे हमेशा याद रखना,
IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। सर, इसके द्वारा तो हम बुद्धि का सटीक मापन कर सकते हैं ना? बिल्कुल। बुद्धि परीक्षण यानी IQ टेस्ट द्वारा बच्चे के मानसिक स्तर का सटीक मापन होता है। इसके अलावा अभिरुचि और व्यक्तित्व परीक्षणों का भी उपयोग होता है। इस मापन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे शिक्षा को सही दिशा देने में मदद मिलती है। सर, यहाँ मेरा एक थोड़ा अलग डाउट है। क्या बच्चों का IQ मापना इसलिए जरूरी है ताकि हम उन्हें होशियार या कमजोर वर्गों में बांट सकें? मतलब क्या ये उन पे ठप्पा लगाने जैसा नहीं है? बिल्कुल नहीं सोनम, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मापन का उद्देश्य बच्चों में भेदभाव करना या उन पर लेबल लगाना बिल्कुल भी नहीं है। इसका असली उद्देश्य है उनकी क्षमताओं को समझकर उनकी शिक्षा को सही दिशा देना। अगर एक डॉक्टर को पता ही नहीं होगा कि बीमारी क्या है, तो वो सही दवा कैसे देगा? जी सर, ये तुलना बहुत सटीक थी। तो फिर एक शिक्षक के रूप में कक्षा में हम इन भिन्नताओं का सही उपयोग कैसे कर सकते हैं, जो PDF के आखिरी सेक्शन में बताया गया? एक शिक्षक के रूप में ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। चूंकि हर छात्र अलग है, इसलिए आपको पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचिंग मेथड्स अपनाने होंगे। दूसरा, जो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे हैं यानी स्लो लर्नर्स, उन पर विशेष ध्यान देना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, कक्षा में समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव टीचिंग को लागू करना होगा। सभी छात्रों को समान अवसर देने होंगे और उनकी भिन्नता का पूरा सम्मान करना होगा। सर, एक बात पूछनी थी। क्या स्लो लर्नर्स पर विशेष ध्यान देने का मतलब ये है कि उनके लिए स्कूल में अलग से कक्षाएं लगाई जाएं ताकि वो आराम से सीख सकें? नहीं सोनम, यही तो पुरानी शिक्षा प्रणाली की गलती थी। इसीलिए मनोविज्ञान ने समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव टीचिंग का सिद्धांत दिया है। इसका साफ मतलब है कि सभी बच्चे, चाहे वो बहुत होशियार हो या स्लो लर्नर, एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ेंगे। तो फिर उन्हें समझ कैसे आएगा सर? यहीं पर शिक्षक की भूमिका आती है। बच्चे कक्षा नहीं बदलेंगे, बल्कि शिक्षक अपनी पढ़ाने की विधियों में, अपनी टीचिंग मेथड्स में इस तरह का बदलाव करेगा कि हर बच्चे को उसकी गति के अनुसार समझ में आ सके। इसे ही समावेशी शिक्षा कहते हैं। अच्छा, मतलब सिस्टम को बच्चे के हिसाब से बदलना है, ना कि बच्चे को सिस्टम के हिसाब से। एकदम सही कहा तुमने। चलिए, अब कक्षा का समापन हम कुछ एग्जाम बूस्टर पॉइंट्स के साथ करते हैं, जो सीधे CTET और रीच परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन पॉइंट्स को ध्यान से नोट कर लेना। पहला, व्यक्तिगत भिन्नता सार्वभौमिक है। दूसरा, स्किनर ने मापन योग्य पहलुओं की बात की और ड्रेवर ने औसत से अंतर की परिभाषा दी। जी सर, मैंने इन्हें हाईलाइट कर लिया है। बहुत बढ़िया। तीसरा सबसे अहम पॉइंट, वुडवर्थ का सिद्धांत, विकास बराबर वंशानुक्रम गुणा वातावरण। और इन सब का निष्कर्ष यही निकलता है कि हर बच्चा अपने आप में अद्वितीय यानी यूनिक है। व्यक्तिगत भिन्नताएं कक्षा की कोई कमजोरी या समस्या नहीं है, बल्कि ये एक शिक्षक की सबसे बड़ी ताकत है। शिक्षा का लक्ष्य इन अंतरों को मिटाना नहीं, बल्कि इनके अनुसार बच्चे का विकास करना है। एक सफल शिक्षक वही है जो हर बच्चे की इस अलग पहचान को समझे और उसका सम्मान करे। वाकई सर, इसका मतलब हमारा काम केवल सिलेबस पूरा करना नहीं है, बल्कि हर बच्चे की अलग जरूरत को गहराई से समझना है। मुझे आज का ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया। बिल्कुल सही। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब जो भी भावी शिक्षक इस क्लास को देख रहे हैं, उनके लिए मेरा जाते जाते एक सवाल है। जब आपकी कक्षा में 40 अलग अलग दिमाग वाले बच्चे बैठे होंगे, तो आप अपने पढ़ाने के तरीके में वो कौन सा पहला बदलाव करेंगे जिससे आगे बैठने वाला सबसे तेज बच्चा और पीछे बैठा सबसे शांत बच्चा दोनों खुद को जुड़ा हुआ महसूस करें? इस पर विचार कीजिएगा। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए।